हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानते हैं वेरी एक सेंसिटिव टॉपिक के बारे में। जब भी आप अपने करियर का स्टार्टिंग करने जा रहे हो या जब भी आप कहीं बाहर जॉब ढूंढने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपसे मांगा जाता है आपका बायोडाटा या फिर आपका रिज्यूम या फिर सीवी, जो भी बोलिए। सो अगर आपका सीवी एक स्ट्रांग होता है या फिर एक हम बोल सकते हैं इम्पैक्ट देने वाला सीवी अगर होता है या रिज्यूम होता है, जो भी बायोडाटा होता है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको जॉब के इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाए। क्योंकि सबसे पहला जो आपका इंप्रेशन होता है वो होता है आपका रिज्यूम है, आपका बायोडाटा। और कुछ फैक्ट्स मैं इसके बारे में भी शेयर करूँगा इस वीडियो में। हम लोग जानेंगे कि किस तरह से रिज्यूम बनाना है या फिर किस तरह से बनाना चाहिए, आइडियली वो कैसे होना चाहिए। देन हम लोग जानेंगे कुछ सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जो कि इंटरव्यू देते टाइम आप परस्यू कर सकते हो, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती है जॉब मिलने के लिए। और रिज्यूम में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, ये डिटेल में जानते हैं। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाली है दोस्तों। प्लीज़ अंत तक बने रहिए और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल वाले है। इसको हम लोग बोलते हैं रिज्यूम राइटिंग, या फिर एक नाम हम लोग देते हैं रिज्यूम राइटिंग एंड सॉफ्ट स्किल्स। मेक अ रिज्यूम स्टैंड अपार्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग में कि जो आपका रिज्यूमे होता है वो बहुत इम्पैक्टफुल होना चाहिए। क्योंकि जो भी जहाँ पे भी आप जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, तो सबसे पहला आपका इंप्रेशन जो है वो आपके रिज्यूम में है। क्योंकि आप जॉब को जाने से पहले या फिर इंटरव्यू अटेंड करने से पहले आपका रिज्यूमे वहाँ पे पहुँचता है। और आप जो भी हो, जो भी आपकी पर्सनैलिटी है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस है, जो भी आप परस्यू करते हो, वो सब आपके रिज्यूमे में, आपके बायोडाटा में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है। उस बायोडाटा को एक स्टैंड अप पार्ट बनाना है, अलग से इम्पैक्टफुल बनाना है। मतलब जो भी आपके कंपटीशन में लोग रिज्यूमे सेंड कर रहे हैं, उनके कंपटीशन में आपका रिज्यूम एक अलग से कैसा व्यू होगा और एक इम्पैक्टफुल रिज्यूमे कैसा बनाना है, वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या क्या देखने वाले हैं, देखते हैं इंडेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सीवी, रिज्यूमे एंड बायोडाटा। देन हम लोग देखेंगे जॉब एंड करियर, जॉब क्या होता है एंड करियर क्या होता है, उसका डिफरेंस। देन हम लोग देखेंगे कि क्यों एम्प्लॉयर्स आपको हायर करेंगे या फिर क्यों हायर करते हैं, किस चीज़ के लिए हायर करना चाहिए उन्होंने। व्हाई गिव इम्पोर्टेंस टू योर रिज्यूम, आपके रिज्यूमे को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट होता है आपका रिज्यूमे। ठीक है। देन हाउ टू गेट स्टार्टेड, कैसे बनाना है, कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, हम लोग इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेक्शंस ऑफ रिज्यूम और सीवी, उसमें क्या क्या सेक्शंस होने चाहिए, किस तरह से उसको डिवाइड करते हैं अलग अलग सेक्शंस में। देन कुछ यूजफुल टिप्स मैं एट द एंड आपको आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। जो अवॉइड्स है, जो मिस्टेक्स है, वो आपको कैसे किस तरह से अवॉइड करनी है। ठीक है। और जो करने नहीं है, बिल्कुल भी जो चीज़ें करनी नहीं है, मतलब हम लोग इसमें टोटल देखने वाले हैं कि क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या नहीं करनी है। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक रिज्यूमे या फिर सीवी या फिर बायोडाटा क्या होता है। देखिए, सीवी का मतलब है कुरिकुलम विटे। ओके। लैटिन वर्ड है ये, इसका मीनिंग होता है कोर्स ऑफ लाइफ। इट इज एक्चुअली एक डिटेल्ड वर्जन होता है दोस्तों। सीवी मतलब ये जनरली 2 से 3 पेजेस में हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, एज पर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से या फिर एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया सीवी। तो एक मोटा मोटी जान लीजिए कि सीवी मतलब जब आपको एक्सपीरियंस रहेगा, 5, 6, 7 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, मोर देन 3 ईयर्स अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो जनरली आपने अपना सीवी बनाना चाहिए आइडियली। ठीक है। अगर आपको 3 साल या उससे कम का एक्सपीरियंस है, तो आप बना सकते हैं रिज्यूमे। तो रिज्यूमे क्या होता है, रिज्यूमे एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है समरी। एक शॉर्ट समरी आपके एंटायर करियर की, आपके बारे में, आपने जो अब तक किया है वो। दैट इज योर रिज्यूमे। और यूजुअली 2 पेजेस का ही रिज्यूमे जनरली देखा जाता है, 2 to 3 पेजेस मैक्स टू मैक्स उसमें होते हैं। और ऑप्शंस की, आपकी जो भी आपने एजुकेशन किया है, आपके जो भी स्किल्स आप परस्यू करते हो, देन आपकी एम्प्लॉयमेंट जहाँ जहाँ पे आपने काम किया है और कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई करने वाले हो, ये सब चीज़ें मतलब रिज्यूमे में मेंशन होती है। ठीक है। देन सबसे स्टार्ट में आता है बायोडाटा। सबसे स्टार्ट में मैं इसलिए कह रहा हूँ, समझिए, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस अगर आपको है तो आपने सीवी बनाना है। 3 साल से कम का एक्सपीरियंस है, 1 to 3 ईयर्स का जो है वो रिज्यूमे बना सकते हो। बट जो फ्रेशर्स है, जिनके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने अभी अभी अपना कॉलेज या फिर एजुकेशन जिन्होंने ख़त्म किया है और जो जॉब का सर्च कर रहे हैं, जो जॉब की सर्च कर रहे हैं, ऐसे जो फ्रेशर्स लोग हैं, वो जनरली बायोडाटा बनाते हैं। ठीक है। या फिर आइडियली उन्होंने बायोडाटा बनाना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। और बायोडाटा है वो मैक्स टू मैक्स 1 to 2 पेजेस का होता है। ठीक है दोस्तों। इसमें ना एक शॉर्ट
बायोग्राफिकल डेटा होता है, शॉर्ट में इंफॉर्मेशन मेंशन होती है, जो भी आपकी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन होती है वो एकदम शॉर्ट में होती है। देन आपके एकेडमिक करियर इन द सेंस जो एकेडमिक्स है आपके, ओके सॉरी एकेडमिक करियर नहीं, बट जो आपका एकेडमिक है, मतलब कॉलेज लाइफ हो या स्कूल लाइफ हो, उसमें जो भी आपने एक्टिविटीज़ या फिर जो भी एक्टिवली एक्टिविटीज़ की है, फॉर एग्जांपल कुछ सेमिनार अटेम्प्ट किए हैं, कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड की है, सो उसके रिगार्डिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने कुछ की है, तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको उसमें देनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ पर्सनल पर्टिकुलर्स उसमें आएंगे, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका जेंडर, देन रिलीजन, रेस, नेशनैलिटी, सो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, आपका मैरिटल स्टेटस, मतलब आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, जो भी है वो आपका उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ओके, सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने बताया आपको कि बायोडाटा उन्होंने बनाना चाहिए जिसके पास तो कुछ एक्सपीरियंस है नहीं, फ्रेशर्स है, अगर कुछ है आपने पार्ट टाइम कुछ जॉब वगैरह की करते थे आप साइड बाय साइड कॉलेज के, तो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हो। सो आई होप आप समझ गए होगे कि सीवी, रिज्यूमे और बायोडाटा क्या होता है। ठीक है, सो देखते हैं अभी नेक्स्ट। सो आगे है दोस्तों जॉब एंड करियर। सो जॉब मतलब क्या होता है? जॉब मतलब एक रेगुलर एक्टिविटी होती है जो परफॉर्म की जाती है, आपको जो काम करते हो आप, उसके बदले में जो भी आपको पेमेंट मिलता है, उसके लिए जो आप एक्टिविटी करते हो, दैट इज योर जॉब। तो समझ रहे हो दोस्तों कि जॉब एक ऐसी एक्टिविटी है जो उसलिए परफॉर्म की जाती है कि आपको पेमेंट मिले, ओनली पेमेंट, मतलब टोटली कमर्शियलाइजेशन आ गया दोस्तों। जैसे कि आप काम करोगे तो ही आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। और एक पोजीशन होती है जिसमें एम्प्लॉय जो है वो मतलब जो करंट पोजीशन होती है एम्प्लॉय की, वो जिसमें वो एम्प्लॉयड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि कोई प्यून है, तो उसको प्यून का जॉब है और उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स है, उसे जो काम करना है वो फिक्स है, और वो जो काम कर रहा है उसके बदले में उसको पेमेंट मिलेगा। ओके, और उससे मतलब प्यून की जो जॉब है, उस जॉब में मतलब उसको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने के लिए कुछ होप्स नहीं है, ठीक है ना। और करियर, करियर के बारे में जानते हैं कि करियर क्या होता है कि एक एक खुद से सिलेक्ट किया हुआ एक एम होता है। ओके, हम लोग पर अगर मेरी बात की जाए तो आई एम अ फार्मासिस्ट फर्स्ट। ओके, सो मैंने डी फार्म किया है, उसके बाद बी फार्म, देन एम फार्म। सो दैट इज माई ऑक्यूपेशन, एक प्रोफेशन है मेरा, ठीक है ना। प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन है कि एज अ बाय प्रोफेशनली आई एम अ फार्मासिस्ट। जैसे कि कोई डॉक्टर होता है, ठीक है। सो अगर कोई 5 साल के डॉक्टर की पढ़ाई कर लेता है, सो हम लोग बोल सकते हैं कि बाय प्रोफेशन और बाय ऑक्यूपेशन वो डॉक्टर है, ठीक है ना। उन्होंने खुद पाथ जो है वो चूज किया है, एक एम जो है वो चूज किया है, दैट इज योर करियर। ओके, द जनरल कोर्स और प्रोग्रेशन ऑफ वंस वर्किंग लाइफ और वंस प्रोफेशनल अचीवमेंट्स ओवर टाइम। सो एक जनरल कोर्स होता है और एक प्रोग्रेशन होती है जो कि आप काम करते जाते हो और आपका एक करियर बनता जाता है, ठीक है ना। एक कुछ साल निकालने के बाद उसके अंदर आपकी एक स्पेशलिटी हो जाती है। सो दैट इज योर करियर। सो आई होप कि आप समझ गए हो कि व्हाट इज मीन बाय जॉब। जॉब मीन्स हम लोग सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, उसमें हम लोग सीखने के लिए कुछ मिलता नहीं है, जस्ट हम लोग काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, दैट इज योर जॉब। ओके, एंड करियर मीन्स बाय प्रोफेशनली और बाय ऑक्यूपेशनली हम जिससे चूज करते हैं, जो टारगेट करते हैं, एम करते हैं, दैट इज योर करियर, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे जॉब एंड करियर में डिफरेंस, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। सो दैट इज अ की स्टेटमेंट दोस्तों कि देयर इज अ नो करियर विदाउट अ जॉब। ओके, मतलब आप समझ रहे हो दोस्तों, दोनों में अंतर तो मैंने आपको समझा दिया, बट दोनों में कनेक्शन किस तरह से है। आप विदाउट जॉब आपका करियर हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि करियर क्या है कि एक आप लोग जो ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन सेलेक्ट करते हो, बट उसमें ही आपको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तब जाके आपका एक करियर बनेगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है ना। सो देयर इज अ की स्टेटमेंट कि देयर इज अ नो करियर विदाउट अ जॉब, ठीक है। तो चलते हैं आगे। सो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि जिस लिए आप जॉब करने जा रहे हो या फिर आप जॉब कर रहे हो, किस लिए आप रिज्यूमे सेंड कर रहे हो, व्हाई एम्प्लॉयर्स हायर, मतलब कोई भी कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो आपको जॉब क्यों देगा, ठीक है ना, वो किस लिए हायर करेंगे। सो सी, उसके लिए मेन 3 रीजन है दोस्तों। सो सबसे पहला रीजन है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम है उनके पास जिसे कि सॉल्व करने के लिए वो आपको हायर करेंगे, ठीक है ना। सेकंड थिंग है टू कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटीज, जो भी अपॉर्चुनिटीज है उन पे कैपिटलाइज करने के लिए, ठीक है ना। और थर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, एक तो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी और जो अपॉर्चुनिटीज है उनको कैपिटलाइज करने के लिए भी। अभी इसमें थोड़ा डिफरेंस समझिए दोस्तों कि कुछ प्रॉब्लम है,
मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल कोई सेल्स की जॉब है किसी कंपनी में, तो उनका क्या हो रहा है कि उनको कोई सेल्स पर्सन नहीं मिल रहा है, परफेक्ट सेल्स पर्सन नहीं मिल रहा है जो कि उनके सेल्स को बूस्ट कर सके। और वो आपको क्यों हायर करेंगे? क्योंकि क्योंकि उनको लगेगा कि आप वो स्किल्स है प्रोडक्ट सेल कर पाने की, तो आपको क्या करेंगे, वो हायर करेंगे। दैट इज दैट मीन्स कि टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, मतलब उनको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उनकी सेल्स नहीं हो रही है जो कि उनकी प्रॉब्लम है, वो उनको सॉल्व करनी है, इसीलिए वो आपको हायर करेंगे। ठीक है। और कैपिटलाइज ऑन एन अपॉर्चुनिटी मीन्स कुछ अपॉर्चुनिटी है उस पर कैपिटलाइज करना है। मीन्स क्या है, सी मार्केट में कंपटीशन होता है, ठीक है। सो जो एक कंपनी है उसकी कोई कंपटीटर भी जरूर होगी मार्केट में, ठीक है ना। सो जहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई सेल्स का, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था, सो सेल्स का अगर जॉब है और ऑलरेडी उस कंपनी में 10 एम्प्लॉय सेल्स का जॉब कर रहे हैं इन सेम एरिया, एक ही एरिया में कर रहे हैं, ठीक है। सो उसी एरिया में दूसरी कंपनी के भी 10 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, बट बाय चांस हो सकता है कि उनका एक आध एम्प्लॉय रिजाइन करके चला जाए, तो उस एरिया में एक अपॉर्चुनिटी आ गई सेल्स बढ़ाने की, क्योंकि उनका कॉम्पिटिटर है दूसरी कंपनी, तो उनको उस एरिया में अगर अपना सेल्स बढ़ाना है तो वो उस एरिया में तुरंत एक एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा अपॉइंट करेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हो दोस्तों कि एक अपॉर्चुनिटी आई है उस एरिया में और उस एरिया में सेल्स बूस्ट कर सकते हैं, तो वहां पे वो तुरंत दूसरे एम्प्लॉय को हायर करेंगे। ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है और जो अपॉर्चुनिटी है उस पर कैपिटल उसको कैपिटलाइज भी करना है। तो ये दोनों कंडीशन में भी कंपनी आपको हायर करेगी या फिर एम्प्लॉयर्स आपको हायर करेंगे। ठीक है। सो मोस्ट रिज्यूम फेल्स टू आंसर द एम्प्लॉयज की कंसर्न्स एंड क्वेश्चंस। जो मैक्सिमम रिज्यूम्स आते हैं दोस्तों, वो फेल होते हैं। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको जो चाहिए या फिर जो उनकी आस्किंग होती है, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है एम्प्लॉयज की तरफ से, वो एक्सप्लेन करने में वो रिज्यूम फेल हो जाते हैं। और दैट्स वाई ना, ये बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जॉब को अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करते ही जा रहे हैं, बट उनको उसका कुछ रिप्लाई ही आता नहीं है। ठीक है ना, जस्ट एक रिज्यूम सेंड कर देते हैं, बट उसका कुछ रिप्लाई आता नहीं, कंपनी से कॉल नहीं आता है या फिर मैसेज में कुछ रिवर्ट नहीं आता है, मैसेज का जो रिप्लाई नहीं आता है। सो ये उसका एक बहुत मेन कंसर्न या फिर मेन रीजन है दोस्तों कि जो रिज्यूम है आपका वो कुछ इम्पैक्ट ही क्रिएट नहीं कर पाता है। ठीक है। सो दैट्स वाई आपका रिज्यूम बहुत क्रुशियल पार्ट का रोल प्ले करता है आपको जॉब दिलाने में। ठीक है। Do that and you automatically lift your resumes into the top 5%. That's bound to improve your job search results. So हम लोग अभी इसमें यही देखने वाले हैं दोस्तों कि आपका जो रिज्यूमे है वो टॉप 5% लोगों में कैसे आए। जो भी टॉप 5% रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होते हैं उसमें आपका रिज्यूम कैसे आ जाए। आई होप कि आप समझ रहे हैं दोस्तों। और एक आप अंत तक बने रहिए। आप अगर अंत तक बने रहिए, पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो आप समझ ही जाएंगे या फिर आपको ये पता चल जाएगा कि एक ऐसा रिज्यूम कैसे बनाना है कि जिससे आपको आपका रिज्यूम टॉप 5% जो शॉर्टलिस्ट होते हैं लोग उनमें कैसे लाना है, और आपको डेफिनेटली कंपनी की तरफ से कॉल या रिप्लाई जरूर आएगा। सो चलिए देखते हैं। सो आगे है व्हाई गिव इम्पोर्टेंस टू रिज्यूमे। आपके रिज्यूमे को इम्पोर्टेंस क्यों देना है। सो सबसे पहला तो है दोस्तों कि इट विल गेट यू इंटरव्यू नॉट अ जॉब। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। ये समझ लीजिए कि आप अगर रिज्यूमे बनाते हो, एक इम्पैक्टफुल रिज्यूमे आपका होता है, तो जस्ट आपको इंटरव्यू का कॉल मिलेगा, आपको जॉब नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप रिज्यूम सेंड करते हो और आपको जॉब मिल जाए। ठीक है, आप रिज्यूमे सेंड करोगे तो आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा, और डिपेंड ऑन योर इंटरव्यू आप कैसा परफॉर्म करते हो आपके इंटरव्यू में, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपको जॉब मिलना है या नहीं मिलना है। ठीक है ना। सो नेक्स्ट है, इट इज यूज टू गेट यू इन ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कॉलरशिप, एटीसी। रिज्यूमे आपको हेल्प करेगा टू गेट यू इन, मतलब इंटर करने के लिए, कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, या फिर कोई स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है ना। सो इस तरह से हेल्प करेगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको इंटरव्यू, या फिर कॉलेज में आपको जाकर इंटरव्यू देना, यूनिवर्सिटी हो, कहीं पे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका रिज्यूमे आपको हेल्प करेगा। ठीक है। सो ये आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है दोस्तों। सी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप रिज्यूमे कहीं पे सेंड करते हो, तो जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, जो भी एचआर होते हैं, जो आपका रिज्यूमे देखते हैं, उनके पास आपके रिज्यूम चेक करने के लिए मैक्स टू मैक्स 15 टू 20 सेकंड्स होते हैं। ठीक है दोस्तों। सो 15 टू 20 सेकंड्स में ही आपके रिज्यूमे ने एक इंप्रेशन क्रिएट करना चाहिए, ऐसा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन कि वो लोग आपको रिवर्ट करे, रिप्लाई करे। ओके। सो उनके पास पूरा टाइम नहीं होता है वो पढ़ने के लिए, या फिर पूरा दिन नहीं होता है। जस्ट 15 टू 20 सेकंड्स में वो लोग डिसाइड करते हैं कि आपको कॉल करना है या नहीं करना है। ठीक है। और जो सॉफ्ट स्किल्स होती है, वो सॉफ्ट स्किल्स आपका एक पावर टूल बन जाती है आपके रिज्यूमे में, आपके सीवी में। ओके। स्पेशली फॉर द फ्रेशर कैंडिडेट जो भी होते हैं उनके लिए, अगर आपको आपके एम्प्लॉय का
एम्प्लॉयर का अटेंशन ग्रैप्स करना है, ये जो 15 टू 20 सेकंड्स होते हैं उसमें अगर इंप्रेशन आपको क्रिएट करना है तो आपके पास सॉफ्ट स्किल रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक प्रकार का एक पावर टूल होते हैं आपके रिज्यूमे में, सीवी में, और स्पेशली फॉर द फ्रेशर कैंडिडेट्स। ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस लोगों के लिए नहीं है, ऑफ कोर्स उनको भी ये मैटर करता है, बट स्पेशली फॉर फ्रेशर्स जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके पास अगर ऐसी कुछ सॉफ्ट स्किल्स है तो डेफिनेटली उनका रिज्यूमे बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल बन जाएगा। ठीक है, सो competition being fierce, you need to just resume, but attention grabbing resume. See, you need not just resume. कंपटीशन बिंग फेयर, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है दोस्तों। अगर आपको आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना चाहिए ऐसा लगता है तो आपका रिज्यूमे सच में अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए। अगर आपका रिज्यूमे अटेंशन ग्रैब्स नहीं कर सकता है, जो 15 टू 20 सेकंड्स चेक करने वाले के पास है, उस 15 टू 20 सेकंड्स में आपका रिज्यूमे अगर अटेंशन ग्रैब्स नहीं करता है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाए, आपको इंटरव्यू का कॉल ही ना आए। सो वो जो 15 टू 20 सेकंड्स है उसमें एक आपको अटेंशन ग्रैब्स करना है, ठीक है ना। जो भी आपका रिज्यूमे चेक करने वाला है उसका अटेंशन ग्रैब करना चाहिए, ऐसा रिज्यूमे आपको बनाना है। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड यू, सी आपका जो रिज्यूमे होता है, आप जब एम्प्लॉयर से बात भी नहीं करते हो देन ऑल्सो एक इंटरेक्शन होती है आपकी। आप जो भी मेल कर रहे हो, व्हाट्सअप कर रहे हो, किसी भी मेथड से आपका रिज्यूमे सेंड कर रहे हो, वो एक जो इंटरेक्शन हो रहा है उसका एक फर्स्ट पॉइंट है, उसकी स्टार्टिंग है आपका रिज्यूमे। क्योंकि क्या है कि आप जॉब को अप्लाई कैसे करोगे, आप रिज्यूमे सेंड करके ही अप्लाई करोगे, ठीक है। सो दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, ओके, इन बिटवीन योर एम्प्लॉयर एंड यू। सो डिपिक्ट्स योर लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म। आपका जो रिज्यूमे है वो एक्जैक्टली डिपिक्ट करेगा, बताएगा आपकी लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, आप कितने प्रोफेशनल हो, आप किस तरह के कैंडिडेट हो, ठीक है ना। सो शोकेस योर केसाउस एक्सपीरियंस एंड अकम्पलिशमेंट। अब केसाउस क्या होता है दोस्तों? केसाउस मत मीन्स नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो एक प्रकार का एक शोकेस है ये आपके नॉलेज का, स्किल्स का, एबिलिटीज का एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स का। ये सब चीज़ें आपके रिज्यूमे में मेंशन होती है, ठीक है ना। मतलब आपको जो भी नॉलेज है, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो भी आपने नॉलेज आज तक लिया है, वो पूरा उस रिज्यूमे में मेंशन होगा। आपके पास क्या स्किल्स है वो भी आपके रिज्यूमे में मेंशन होगा। आपकी एबिलिटीज क्या क्या है, आप किस तरह की एबिलिटीज रखते हो, ठीक ना, किस तरह के वर्क एनवायरनमेंट में आप काम कर सकते हो, ये सब उसमें मेंशन होता है। और जो भी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो सब, ठीक है। चलते हैं आगे। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ये सब तो बातें आपको पता चल गई कि रिज्यूमे क्या होता है और कैसे होता है, उसमें क्या होना चाहिए, ये सब बातें आपको पता चल गई। अभी हम लोग जानते हैं हाउ टू गेट स्टार्टेड, मतलब स्टार्ट कैसे करना है बनाना, ठीक है। सो सबसे पहले आपको रिज्यूमे स्टार्ट करना है वर्ड डॉक्यूमेंट में, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आपके लैपटॉप पीसी में इजीली अवेलेबल होता है, मोबाइल में भी आजकल चल जाता है। तो मोबाइल में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मतलब उसका एक्सटेंशन होता है .doc। सो ये एक फाइल ओपन कर लेनी है, उसमें आपको आपका रिज्यूमे लिखने के लिए स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले फॉर्मेटिंग और स्टाइल पे ध्यान दीजिए। आपका जो फॉर्मेट है वो ऐसा होना चाहिए कि फॉन्ट, सबसे पहले तो जो आप हेडिंग देते हो उस हेडिंग को 15 टू 16 का फॉन्ट रखना है, बोल्ड रखना है, ओके। और जो भी आपकी बॉडी रहेगी, जो भी नीचे रिज्यूमे रहेगा, उसको आप 12 फॉन्ट साइज रखनी है। और पूरा रिज्यूमे मेक श्योर कि टाइम्स न्यू रोमन इस फॉन्ट में हो, क्योंकि एक प्रोफेशनल फॉन्ट माना जाता है और आई ग्रास्पिंग फॉन्ट होता है, ठीक है। सो इसके अलावा भी दूसरे कुछ फॉन्ट्स है, कैलिब्री है, उसमें भी आप कर सकते हो, बट टाइम्स न्यू रोमन ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सो जो मार्जिन्स है, क्या होता है वर्ड्स में, जो लोग वर्ड्स में डे टू डे काम करते हैं उन लोगों को पता होगा कि मार्जिन्स कितना मैटर करती है, ठीक है। सो लाइन स्पेसिंग जो है वो 1.5 की लाइन स्पेसिंग रखिए। और जो आपका अलाइनमेंट है वो अलाइनमेंट जस्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है ना। जस्टिफाइड अलाइनमेंट क्या होता है दोस्तों? जैसे आपका ये पेज है तो इस साइड से और इस साइड से डॉक्यूमेंट सेम दिखेगा, मतलब ये होता है ना, ये यहाँ तक जा रहा है सेंटेंस और ये यहीं पे खत्म हो रहा है, तो ये सब चीज़ें नहीं होती है। वो एक लाइक अ बुक, एक बुक जैसी होती है, उस तरह से ये अलाइनमेंट सेट कर देगा, ठीक है। सो जस्टिफाइड अलाइनमेंट आपको रखनी है, 1.5 की लाइन स्पेसिंग रखनी है, और जहाँ पे न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है वहाँ पे न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है, एंटर देके दोस्तों, ठीक है। सो बोल्ड की इन्फॉर्मेशन, जो भी आप टाइटल दे रहे हो वो बोल्ड में होना चाहिए। जो सबसे पहले आप ऊपर रिज्यूमे, सीवी या बायोडाटा जो भी मेंशन कर रहे हो उसके फॉन्ट साइज मेक श्योर कि 16 रखो। अगर आप बॉडी की 12 रख रहे हो तो आइडियली वही अच्छी है, प्रिंट उसमें बहुत अच्छी दिखती है। देन आपकी जो हेडिंग्स है, नीचे जो आप सब हेडिंग्स दोगे उसका फॉन्ट आपको रखना है 14 या फिर 13 आप रख सकते हो, बट जो भी बॉडी का फॉन्ट है उससे थोड़ा सा बड़ा रखिए ताकि वो हाईलाइट हो, ठीक है। सो और मेक श्योर कि वो जो हेडिंग्स है वो भी बोल्ड होनी चाहिए, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन कि आपको क्या करना है, कि जो भी आप लिख रहे हो, ये तो हो गया आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, वर्ड में स्टार्ट करना है, उसमें फॉन्ट कैसे होने चाहिए, देन
कितना मतलब आपको मार्जिन्स रखने हैं, उसमें अलाइनमेंट कौन सी रखनी है, ये सब इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको सब बता दी। अब आपको क्या करना है, उसमें सिर्फ रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन ही फिल करनी है, उसमें कोई भी आप एक्स्ट्रा फ्लफ या मतलब एक्स्ट्रा कचरा हम लोग बोल सकते हैं वो नहीं डालना, ठीक है ना। अगर आपको लगता है, सी मैंने जैसे पहले मेंशन किया कि 15 टू 20 सेकंड्स कोई भी एम्प्लॉयर के पास है आपका रिज्यूमे चेक करने के लिए, तो आपको अगर उसको इम्प्रेसिव बनाना है तो आप उसमें फ्लफ या फिर जो भी एक्स्ट्रा की चीजें है वो मत डालिए। जो भी इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है शॉर्ट में, जो इन्फॉर्मेशन समझ में आ सकती है और आपको लगता है कि इंप्रेशन क्रिएट करेगी, ऐसी ही रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको उसमें पुटअप करनी है, ठीक है। सो ये कुछ टिप्स थे दोस्तों हाउ टू गेट स्टार्टेड के। सो चलते हैं आगे। सो अब सेक्शंस दोस्तों, सेक्शंस क्या क्या होनी चाहिए आपके रिज्यूमे या सीवी में, ठीक है। सो ये कुछ सेक्शंस है दोस्तों। आपका हेडर होना चाहिए, हेडर में आपका नॉर्मली नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों का लिंक्डइन में प्रोफाइल नहीं है, नाउअडेज लिंक्डइन इज प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल टू गेटिंग अ जॉब्स। लिंक्डइन में आप प्रोफाइल बनाइए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है वो, जहाँ से आपको जॉब मिलने के लिए भी हेल्प होगी, कुछ वैकेंसीज है उनकी इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए भी हेल्प होगी, और आप जिस प्रोफेशन में हो उस प्रोफेशन के रिलेटेड वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो हेडर में आपका बेसिकली नेम, क्लियरली पूरा नेम लिखना है आपको, देन आपका एड्रेस, करंट एड्रेस आपका लिखना है वहाँ पे ऊपर आपको, और जो आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, मतलब अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको किस कहाँ पे कॉन्टैक्ट करना है, मतलब आपके ईमेल आईडी आप दे दीजिए, आपका फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर जो भी है आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। देन आपका लिंक्डइन प्रोफाइल का भी आप लिंक वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए दोस्तों कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या करना चाहते हो, किस प्रोफेशन में आप किस डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर काम करना चाहते हो, आपका करियर बनाना चाहते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, कि आप जो ऑब्जेक्टिव रिज्यूमे में मेंशन कर रहे हो, मेक श्योर कि आप जिस जॉब को अप्लाई कर रहे हो वहां पे वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है कुछ अलग ही डिपार्टमेंट की और आपका करियर है कुछ अलग ही डिपार्टमेंट में, और फिर भी आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली आपको कॉल नहीं आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज एजुकेशन, आपका एजुकेशन डिटेल्स आपको देनी है। आप इसमें एक सजेस्ट करूंगा मैं दोस्तों कि आपकी हायर जो एजुकेशन है, अगर आपने कोई मास्टर डिग्री ले रखी है तो मास्टर का पहले कीजिए, देन आपकी जो डिग्री है वो उसकी इन्फॉर्मेशन डालिए, कोई डिप्लोमा है वो करिए, देन आपके HSC SSC। सो इस तरह से आपको हायरार्की उसकी रखनी है दोस्तों। हायर एजुकेशन आपको पहले मेंशन करना है, हायर टू लोअर एजुकेशन तक आपको उसमें मेंशन करना है, ठीक है। आप एजुकेशन में आपके जो भी इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, उसके नेम्स लिख सकते हैं, ईयर ऑफ पासिंग, उसमें कितने परसेंटेज आपको मिले हैं, या फिर जो ग्रेड्स है ग्रेड्स आप उसमें मेंशन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट आता है दोस्तों प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, कुछ आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और आपके पास उसके सर्टिफिकेशंस है, वो भी आप उसमें क्लियरली मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है दोस्तों सॉफ्ट स्किल्स, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको आपके रिज्यूम को बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाती है। सो जो भी आपके पास सॉफ्ट स्किल्स है वो आप क्लियरली उसमें मेंशन कर दीजिए, ठीक है। सो इंटरेस्ट एंड हॉबीज, जो भी आपके इंटरेस्ट है और हॉबीज है वो आपको क्लियरली वहाँ पे मेंशन करनी है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए हॉबीज, जनरली लोगों की हॉबीज रीडिंग, प्लेइंग क्रिकेट, लिसनिंग सॉन्ग्स, इस तरह की हॉबीज लोग मेंशन करते हैं। अब आप सोचिए, अगर आप किसी जॉब को अप्लाई कर रहे हैं, जॉब में अप्लाई करने जा रहे हो, उस बंदे को आपके अगर स्विमिंग की हॉबी है तो वो जानकर क्या करेगा कि आपको स्विमिंग की हॉबी है। सो मेक श्योर कि जो इंटरेस्ट और हॉबीज है वो जो भी आपके जॉब में यूजफुल आने वाली है, उस तरह की हॉबीज उसमें और इंटरेस्ट उसमें मेंशन कीजिए। फॉर एग्जांपल आपका कोई रिसर्च में अगर आप जॉब को अप्लाई करने जा रहे हो तो वहाँ पे रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रीडिंग वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। समझ रहे हो आप मेरी बात को, मतलब हॉबीज वहाँ पे लिखी है तो कुछ भी आपको नहीं देना है कि ड्राइविंग मोटरसाइकिल, बहुत से बंदे लिखते हैं दोस्तों इस तरह की हॉबीज। सो मेक श्योर कि हॉबीज और इंटरेस्ट इस तरह का रखिए कि जो आपका मेन करियर जिस चीज में है, जो भी आप प्रोफेशन परस्यू कर रहे हो उस प्रोफेशन के रिलेटेड आपको हॉबीज और इंटरेस्ट आपको लिखने हैं, ठीक है। सो ये एक इम्पैक्टफुल थिंग होगी आपके रिज्यूमे और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए, ठीक है। सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आपने अगर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की है तो उसको डेफिनेटली वहाँ पे मेंशन कीजिए, ये भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपके रिज्यूम का क्रिएट करेगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। सो क्या डूज है और क्या डोंट है वो देखेंगे। डूज फर्स्ट हम देखते हैं सीवी और रिज्यूम्स में। टेल द ट्रूथ, डू नॉट लाई अबाउट द एक्सपीरियंस, लेंथ ऑफ द सर्विस, रेफरेंसेस एंड एजुकेशन। सी जो भी है आपको सीधी सीधी इंफॉर्मेशन देनी है दोस्तों, बिल्कुल वहां पे कुछ भी झूठ या एक्स्ट्रा की चीजें नहीं बतानी है, जो भी रियल है, जो फैक्ट है, वही सब चीजें वहां पे शेयर करनी है, ठीक है।
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि बहुत से बंदे मैंने देखे हैं दोस्तों जो कि जॉब मिलने के लिए कुछ भी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जाते हैं, और अंत में क्या होता है, वो पकड़े जाते हैं, फिर ना तो जॉब मिलता है ना तो कुछ फायदा होता है। सो मेक श्योर कि जो भी आप वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हो रिज्यूमे में वो एकदम क्लियर हो, उसके कुछ प्रूफ्स भी आपके पास हो, जैसे कि आप मेंशन कर रहे हो कि आपने कुछ ट्रेनिंग ले रखी है तो उसमें सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट, रिसर्चिंग इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑन द इंटरनेट एंड बाय टेलीफोन। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने जा रहे हो, इस उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंटरनेट पे पहले ही सर्च करके जाइए। जैसे कि आप कुछ कोई कंपनी में जा रहे हो तो उस कंपनी को इंटरनेट पे पहले ही सर्च करिए कि उनके प्रोडक्ट्स क्या है, वो किस चीज़ में डील करते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन आप पहले ही लेकर जाइए, या फिर उनको कॉल पे आप पूछ सकते हो बिफोर इंटरव्यू अटेम्प्टिंग, या फिर जो भी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। सो आपकी जो रिज्यूमे है उसमें आपको क्लियरली मेंशन करना है आपके वर्टिकल मार्केट्स, मतलब जो भी रिटेल, अकाउंटेंट्स, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, स्पोर्ट्स, और हॉरिजॉन्टल मार्केट्स मींस एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स, फाइनेंशियल, लीगल, प्रोडक्शन, क्यूसी, बिजनेस मैनेजमेंट, एचआर, ईटीसी। जो भी वर्टिकल मार्केट्स है, वर्टिकल मार्केट्स आपको, अगर आपका टारगेट सेक्टर है तो उस हिसाब से आप मेंशन करिए। अगर आप हॉरिजॉन्टल टारगेट सेक्टर में आते हैं, आपका टारगेट हॉरिजॉन्टल सेक्टर में आता है, तो उस हिसाब से वो क्लियरली वहाँ पे आपको मेंशन करना है, ठीक है ना। ओके, तो चलते हैं आगे। सो कुछ यूजफुल टिप्स है दोस्तों। सो यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव फॉर द डिफरेंट जॉब्स एंड अवॉइड यूजिंग ऑब्जेक्टिव्स। आप, मैंने पहले पहले भी आपको जैसे बताया था कि आप जिस भी जॉब को अप्लाई करने जा रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव उससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। अगर आप अपने रिज्यूम के अलग अलग कॉपीज बना के रखते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और जो भी आपके टारगेट सेक्टर है उसके रिगार्डिंग आप अलग अलग ऑब्जेक्टिव अलग अलग रिज्यूम्स में मेंशन करके रख सकते हो, ओके। सो एक एक ही जो वैक ऑब्जेक्टिव होता है उसको ही हर जगह पे यूज करना, ये अवॉइड कीजिए, ठीक है। जॉब जिस तरह का आप लेना चाहते हो, जिस डिपार्टमेंट का लेना चाहते हो, मेक श्योर कि आपका ऑब्जेक्टिव उस तरह का होना चाहिए, ठीक है। देन आता है नेक्स्ट, फॉर्मेट फॉर राइटिंग द एजुकेशनल डिटेल्स। जो भी आपकी एजुकेशनल डिटेल्स मेंशन करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप उसमें क्या कर सकते हो, आपका कॉलेज या स्कूल का नाम जो भी है वो मेंशन कर सकते हो, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी का नेम, आप किस ईयर में पास आउट हुए, क्वालिफिकेशन। सो उसकी जो एक हायरार्की है वो इस तरह से होनी चाहिए, फॉर्मेट उसका इस तरह से होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वालिफिकेशन आपकी मेंशन करनी है, देन आपका ईयर, देन स्कूल कॉलेज जो भी रहा होगा वो, किस सब्जेक्ट में है, कुछ स्पेशलाइजेशन है आपका या फिर जो भी सब्जेक्ट्स है वो, उसमें ग्रेड और परसेंटेज जो भी होगा आपको वो। और मेक श्योर कि ये आपका कैसा होना चाहिए, सो जो हायर एजुकेशन है आपका वो सबसे पहले आना चाहिए, और जो लोअर एजुकेशन है वो सबसे लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। सो और एक नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अवॉइड प्रोवाइड ओनली वन कॉन्टैक्ट डिटेल। आपकी कोई भी एक ही कॉन्टैक्ट डिटेल आपको देनी है, जैसे कि ईमेल आईडी मैंने आपको बताया है, एक फ़ोन नंबर आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, और एक लिंक्डइन की आईडी भी आप वहाँ पे दे सकते हो। सो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपके पास 4 मोबाइल है और 4 मोबाइल के नंबर आप वहाँ पे मेंशन कर रहे हो, ठीक है ना? या फिर आपके 10 ईमेल आईडी और आप 10 ईमेल आईडी पूरे के पूरे उसमें डाल रहे हो। इट इज़ नॉट लॉजिकल दोस्तों, ठीक है ना? सो एक मैसेज ऐसा भी जाता है कि भाई जो बंदा 4-4 फ़ोन रख रहा है या फिर 2-2 3-3 सिम रख रहा है, जो बंदा 10 ईमेल आईडी रख रहा है, तो उस बंदे के पास इतना टाइम है, वो अपने मतलब जो भी एम्प्लॉयर होगा वो सोचेगा कि इसे मैं हायर करने के बाद ये पूरा टाइम पास ही करेगा, इस चीज़ में मतलब क्या मैं इससे प्रोडक्टिविटी निकालूंगा, ठीक है ना। सो ये अवॉइड कीजिए, एक ही कॉन्टैक्ट डिटेल आप उसमें मेंशन करिए। डू नॉट राइट योर फैमिली डिटेल्स स्टेटस इन द रिज्यूमे। रिज्यूमे में आपको फैमिली डिटेल्स मेंशन नहीं करनी है दोस्तों। आपको कितने भाई है, कितनी बहन है, क्या है, आपको कितने बच्चे हैं, ये उसमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैरिटल स्टेटस आप मेंशन कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, या फिर एज पर रिक्वायरमेंट, जैसी भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, ठीक है। तो आपका जो रिज्यूमे है उसको आप में उस रिज्यूमे में आपको कोई भी फैमिली डिटेल्स मेंशन नहीं करनी है दोस्तों। मतलब आप आपके फैमिली में कौन कौन है, फैमिली मेंबर्स कितने हैं, कितने भाई है, कितने बहन हैं, आपकी शादी हुई है, कितनी बीवी है, कितने बच्चे हैं, ये सब आपको मेंशन नहीं करना है उसमें, ठीक है ना। सो next is, while mentioning skills, use specific points well supported by numbers and tangible results. जो भी आपकी स्किल्स है वो मेंशन करते टाइम आपको पॉइंट वाइज वो स्किल्स मेंशन करनी है, उसको टेंजिबल नंबर देना है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करनी है उसको, और एक सोफिस्टिकेटेड मैनर में आपको इस तरह से मेंशन करने हैं कि वो दिखते ही एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाए कि भाई ये बंदे के पास ये स्किल है, ये बंदा ये स्किल परस्यू करता है, या फिर ये चीज़ ये बंदा कर सकता है, ठीक है। सो चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट एक यूजफुल टिप्स है कि सॉफ्ट स्किल, मतलब जो भी सॉफ्ट स्किल होती है, मतलब कुछ से कुछ, डोंट यूज आई, मी, ही, शी, इटीसी। आपका जो रिज्यूमे है उसमें ये वर्डिंग आपको बिल्कुल यूज नहीं करनी है, आई, मी, ही एंड शी, ठीक है। उसमें आप
किसी के भी बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लिख रहे हो, आपका जो भी आप स्किल्स परस्यू करते हो उस स्किल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो। सो इस ये जो वर्ड्स होते हैं आई, मी, ही एंड शी, उसको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। अवॉइडिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड ग्रामर मिस्टेक्स, जो भी ये देखिए दोस्तों, ये बहुत सारे रिज्यूम्स में देखने के लिए मिलता है कि रिज्यूमे तो बहुत अच्छा होता है बट बंदे की स्पेलिंग्स में बहुत मिस्टेक्स होती है और ग्रामर्स में बहुत मिस्टेक्स होती है। सो ये आपको चीज़ें अवॉइड करनी है दोस्तों कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपके रिज्यूमे में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डू नॉट यूज एब्रीवेशंस दैट आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऐसे एब्रीवेशंस, ऐसे शॉर्टकट्स आपको नहीं यूज करने हैं दोस्तों जो समझने के लिए बिल्कुल डिफिकल्ट हो। एक सोफिस्टिकेटेड और पूरे लॉन्ग फॉर्म में आपका रिज्यूमे होना चाहिए। कुछ भी आपने एब्रीवेशन उसमें डाल दिया जो कि सामने वाले की समझ में नहीं आया तो बहुत चांसेस ऐसे हो जाते हैं कि आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। सो मेक श्योर कि कोई एब्रीवेशन ऐसे आप यूज ना करो, ठीक है। सो ये अवॉइड आपको, सॉरी, ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। देखते हैं आगे। सी, आपका जो एक रिज्यूमे होता है वो आपको सिंपली मार्केटिंग ब्रोशर होता है आपका, ठीक है ना। आप खुद को मार्केटिंग कर रहे हो दोस्तों, खुद को सेल करने जा रहे हो वहां पे, ठीक है ना। क्योंकि आपको जब आप जॉब करोगे तभी तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है, जो भी सैलरी मिलेगी। तो आप खुद को मार्केटिंग करने जा रहे हो, तो आपका एक ब्रोशर है आपका रिज्यूमे, तो एक सिंपल होना चाहिए दोस्तों। एट द एंड सिंपल मार्केटिंग ब्रोशर फॉर यू, ठीक है ना। आपका रिज्यूमे क्या होना चाहिए, तो अ सिंपल मार्केटिंग ब्रोशर फॉर यू, ठीक है। सो नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। सो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।